अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटिस कर रहे थे। इंशाल्लाह इस चीज़ को कर लेते हैं ख़त्म। तो डायबिटीज़ में मैंने आपको पैथोजेनेसिस बता दी टाइप 1 टाइप 2 की, और उसके बाद हमारे पास जो लिखा हुआ टॉपिक आता है वो मोनोजेनिक फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ एंड सम अदर फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ है। वो उनमें से कभी क्वेश्चन आज सच तो नहीं आया, लेकिन एक चीज़ जो इसमें से इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, जिसको मोडी भी कहते हैं। ये मैंने इसके लिए मोनोजेनिक फॉर्म ऑफ डायबिटीज बता दिया। मोनोजेनिक नाम से ही आपको समझ में आता है, मोनो मीन्स वन या सिंगल एंड जेनिक मीन्स जीन, ठीक है। तो वो डायबिटीज जो एक सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से आपको मैनिफेस्ट करती है वो मोनोजेनिक डायबिटीज होती हैं। इसको अलग से हमने कैटेगरी क्यों दी है, वहां पर भी जब मैंने आपको शुरू में डायबिटीज टाइप 1 बताई थी तब भी मैंने कहा था कि जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, टाइप 2 बताई तब भी मैंने कहा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। फिर इसके अलग से क्राइटेरिया रखने की क्या जरूरत थी, तो मसला ये है कि डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 एंड टाइप 2 जो है वो एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेस कंसिडर की जाती है। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब है कि उसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के अलावा बहुत सारी और चीजें भी थी जो मैंने आपको पैथोजेनेसिस के दौरान बताई हैं। टाइप 2 में भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे, टाइप 1 में भी थे। तो क्योंकि और उनमें अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है तो एक सिंगल जीन की नहीं होती। जिस तरह टाइप 1 में हमने बात की थी कि कितने सारे सेट ऑफ जीन्स थे, PTPN22 था, CTLA4 था और फलाना था, और इंसुलिन जीन इन इटसेल्फ भी डेफिशिएंट हो सकता है। तो बहुत सारे जीन्स हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो सब मिलके वो डायबिटीज बनाते हैं। जो मोनोजेनिक डायबिटीज हम तब कहते हैं जब एक किसी भी सिंगल जीन में म्यूटेशन हो जो कि डायबिटीज को मैनिफेस्ट कर दे। तो आपने याद रखना है कि ये आपकी मोनोजेनिक होती है। मोनोजेनिक आपकी क्योंकि जेनेटिक है तो जेनेटिक डिफिशियंसी कंजेनिटली भी हो सकती है, यानी कि बाय बर्थ ही आपका कोई ऐसा बल्कि सॉरी उनका जो मैनिफेस्टेशन है तो जेनेटिक डेफिशिएंसी, वो मैनिफेस्टेशन जो है वो कंजेनिटल मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि बर्थ के साथ ही जो बच्चा या फिर शुरू का विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ ही उसकी डायबिटीज मैनिफेस्ट हो जाए। और जो दूसरा तरीका होता है वो ये कि आप आहिस्ता 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 मतलब जब यंग एज तक बच्चा पहुंचते तब जाके उसकी ऑलमोस्ट 20-21 ईयर्स में हो तो उसको हम कहते हैं मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, ठीक है। उसको आपने मोडी कहना है। मोडी का सवाल अक्सर औकात आ जाता है जो 25 ईयर्स से पहले पहले, लेकिन 20 और आप समझ लें कि जो मेच्योरिटी की एज होती है 18 से 25 के दरमियान में मैनिफेस्ट होती है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जेनेटिक डेफिशिएंसी जो सिंगल जीन की मैं कह रही हूँ वो ज्यादातर ये होता है कि इंसुलिन जीन जो बनाने वाले मतलब जीन्स हैं, जो इंसुलिन को बनाने वाले जीन्स हैं, वही अगर उनमें से कोई एक जीन डिफेक्टिव होगा तो इंसुलिन ही सही नहीं बनेगी। इंसुलिन सही नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी डायबिटीज ही मैनिफेस्ट होंगी। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसुलिन वाला सब कुछ ठीक होता है, मतलब इंसुलिन ठीक बन रही होती है, लेकिन जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है ना, आपको पता है कि हर जगह पर जाकर रिसेप्टर भी तो है जहां पर इंसुलिन लगना है, उनको बनाने वाले जीन्स खराब होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि रिसेप्टर वाले जीन्स खराब होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जाके अपने रिसेप्टर पे लग ही नहीं सकेगी। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली बात है वो सामने मतलब उस तरह की मैनिफेस्टेशंस आती हैं। कभी कभार ये होता है कि रिसेप्टर भी ठीक होते हैं लेकिन उससे आगे की जो मशीनरी है, क्योंकि पूरा एक सेकंड मैसेंजर सिस्टम है जो आगे चलना होता है जब इंसुलिन आके अपने रिसेप्टर से अटैच होती है, वो खराब होता है। कोई भी जीन डिफेक्टिव होगा, कोई भी मैकेनिज्म पूरे रास्ते में खराब होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेकिंग ऑफ इंसुलिन अप टिल द एक्शन ऑफ इंसुलिन, तो आपकी ज़ाहिर डायबिटीज की मैनिफेस्टेशन आएगी। और अगर एक सिंगल जीन बीच में इन्वॉल्व है तो उसको हम डायबिटीज मेलाइटिस या सॉरी मोनोजेनिक फॉर्म ऑफ डायबिटीज कहते हैं, ठीक हो गया। उसमें से ये जो मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग है, क्योंकि ये भी ज्यादातर सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से आती है और मैनिफेस्ट इस वजह से स्लोली होती है, क्योंकि पहले आहिस्ता आहिस्ता शुरू में आपकी बॉडी में कुछ रिजर्व्स होते हैं, या फिर सपोज अगर रिसेप्टर का मसला है तो कुछ रिसेप्टर्स शुरू में फंक्शनल है, बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता जीन्स ज्यादा एक्सप्रेस हुए वो नॉन फंक्शनल हो गई, इस वजह से ये थोड़ा सा देर से मैनिफेस्ट करती है। बहरहाल इतना याद रखना है कि क्या चीज है और इसका एसोसिएशन मोनोजेनिक डायबिटीज के साथ है, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपकी आगे कुछ उनने कुछ गेस्टेशनल डायबिटीज और पेनक्रियाटोजेनिक बताई हुई, वो कभी कोई पूछता नहीं है, वैसे एक नजर पढ़ लेना, देर नॉट टफ। गेस्टेशनल वो होती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि हार्मोनल स्टेटस बहुत डिस्टर्ब हुआ होता है या डिफरेंट हुआ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके दौरान अक्सर फीमेल्स जो वैसे डायबिटिक नहीं होती उनकी भी शुगर लेवल ज्यादा हो जाती है, उसको गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। और दूसरी पेनक्रियाटोजेनिक डायबिटीज वो होती है जो कि आपके पेनक्रियास के एक्सोक्राइन पोर्शन से होती है, ठीक है। एक्सोक्राइन आपको पता है पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो तो आपका ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट कर रहा है, लेकिन एक पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पोर्शन भी है, मैंने आपको बताया था, जो बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करते हैं। अगर उनके उसमें प्रॉब्लम की वजह से आपकी डायबिटीज मैनिफेस्ट होती है उसको पेनक्रियाटोजेनिक कहते हैं। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। इनसे कोई खास बातें नहीं आती। अब हम इंपॉर्टेंट वाली बात पहले कर लेते हैं जो कि हमारा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज के बाद ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो आपकी मैनिफेस्ट होती है, उसमें हम पहले एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे और फिर क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज में जो एक्यूट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसमें जनरली आपको पता है कि हमेशा जो आपकी टाइप 1 डायबिटीज अगर मैं बात करती हूँ तो टाइप 1 डायबिटीज में जो शुरू का पीरियड होता है, टाइप 1 होती है वो वाली है, मैं फिर से आपको याद करा दूं, जिसमें इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाती है, बीटा सेल्स जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं और इंसुलिन सिक्रीट नहीं होती है।
अब इसके शुरू के जब साल होते हैं, जब आहिस्ता आहिस्ता बीटा सेल डिस्ट्रक्शन शुरू होती है, तो शुरू में तो आपको पता है कि इंसुलिन के रिजर्व्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, पेनक्रियाज के पास जो बनी हुई इंसुलिन होती है शुरू में तो वो सिक्रीट होती रहती है, बीटा सेल्स बेशक डिस्ट्रॉय हो रहे हैं लेकिन अभी पूरे बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए और कुछ इंसुलिन जो पड़ी हुई वो सिक्रीट होती है, तो शुरू का जो 1-2 साल है उसमें तो कोई मैनिफेस्टेशन आती नहीं है खास किस्म की, उसको हनीमून पीरियड कहते हैं। ठीक है, कभी कभार आपसे सवाल आ जाता होता है इसलिए आपने याद रखना है व्हाट इज हनीमून पीरियड। तो जो शुरू का टाइम होता है ऑफ टाइप 1 डायबिटीज उसको कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास रिजर्व इंसुलिन सिक्रीट होती रहती है और कोई खास मसला नहीं होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जाहिर सी बात है रिजर्व्स ऑफ इंसुलिन खत्म हो जाएंगे और सारे बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर आपका मसला आएगा। और उसमें हमारे पास अक्सर औकात ऐसा होता है कि शुरू की मैनिफेस्टेशंस और एकदम से सिवियर डायबिटीज डेवलप होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब मैनिफेस्टेशंस आती है तब एकदम वो वाली स्टेट आती है जब इंसुलिन बिल्कुल खत्म होगी है, और उसके बाद अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर वो जाहिर सी बात है कि इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं होगी बॉडी में, तो हाइपरग्लाइसीमिया के बाद ये सारा प्रोसेस एकदम एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर उस केस में इस दौरान पेशेंट को कोई इन्फेक्शन, कोई स्ट्रेस या कोई ऐसी चीज आ गई जिसमें वैसे ही मजीद इंसुलिन की जरूरत हो तो फिर तो पेशेंट को बहुत जल्दी से कीटोएसिडोसिस भी हो सकता है, जिसका भी मैं आपसे जिक्र करती हूँ। ठीक है, अच्छा, आपके पास हमेशा जो एक इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है ना डायबिटीज के पेशेंट की, वो 3 चीजों के साथ होती है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं ट्रायड ऑफ डायबिटीज। ट्रायड का मतलब होता है 3 चीजें जो कि आपकी डायबिटीज की साथ पक्की एसोसिएटेड है। पोलीयूरिया बहुत एक्सेस ऑफ यूरिन, पोलीडिप्सिया बहुत एक्सेस प्यास लगना, पोलीफेजिया एक्सेस ऑफ भूख लगना। ठीक है, किस तरह से ये तीनों प्रोसेस होते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी डायबिटीज हो रही है तो जाहिर है हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। ठीक है, डायबिटीज है पेशेंट को और पेशेंट की लेवल ऑफ शुगर जो है वो बॉडी में बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमने बात की थी कि अगर इंसुलिन नहीं है, मतलब टाइप 1 डायबिटीज है, तब भी ये हो रहा है कि शुगर को कोई जाहिर सी बात है ठिकाने लगाने वाला ही नहीं है, इंसुलिन है ही नहीं, तो शुगर ब्लड में ही बढ़ेगी। शुगर आपके किसी भी पेरिफेरल टिश्यू में नहीं जा रही, मसल्स में नहीं जा रही, एडिपोज टिश्यू में नहीं जा रही। हमने बात की थी कि इंसुलिन आपका एनाबॉलिक हार्मोन है, जब ये मसल में नहीं जाएगी तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, साथ ही ये लिपिड्स उधर नहीं जाएगी आपके जो एडिपोज टिश्यू में, तो लिपिड सिंथेसिस नहीं होगी, ये जाएगी नहीं अगर लिवर में तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं होगी। तो सारी की सारी चीजें जो सिंथेसाइज होनी थी वो नहीं हो रही इंसुलिन के ना होने की वजह से। अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो इंसुलिन नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। दोनों केसेस में आपकी मसला क्या हो रहा है कि ये वाले काम नहीं हो रहे। ठीक है, एक चीज याद रखना कि आपके पास इंसुलिन का ना होना, बिल्कुल भी ना होना, और रेजिस्टेंस होने में जो जरा सा फर्क आता है वो लिपिड के साथ आता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो एडिपोज टिश्यू है इसके पास, ये एडिपोज टिश्यू है आपका, इसके पास एक एंजाइम होता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ठीक है, एक सेकेंड, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। इस एंजाइम का काम ये होता है कि इसने लिपिड्स को डिस्ट्रॉय या फिर ब्रेक डाउन करना होता है इनटू फ्री फैटी एसिड्स और उनको रिलीज करना होता है ब्लड में। लेकिन हमें ब्लड में एक्सेस ऑफ फ्री फैटी एसिड्स नहीं चाहिए, वरना लिवर में वो जाते रहेंगे और लिवर में जाके उनमें मजीद चेंजेस आएंगे, या तो फैटी लिवर कर देंगे या फिर लिवर में कीटोन बॉडीज बनाने लग जाएंगे, मतलब बहुत सारा कुछ और हो सकता है। हम चाहते हैं कि फ्री फैटी एसिड्स ब्लड में एक्सेस में ना आए। उसके लिए क्या होता है कि ये इंसुलिन जो है ये सारा रोल प्ले करती है। ये एडिपोज टिश्यू के अंदर आती है, मैंने आपको बताया था कि ये लाइपोलाइसिस को प्रिवेंट करती है और लिपिड को सिंथेसाइज करती है। ठीक है, तो हो ये रहा होता है कि बेसिकली जो इंसुलिन है ना वो इस हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। जब हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं तो फ्री फैटी एसिड्स जो बन रहे थे वो नहीं बनते, मतलब जो एक्सेस में बन रहे थे, और लिपिड जो है वो एडिपोज टिश्यू में ही स्टोर्ड रहते हैं और लाइपोजेनेसिस होती है। इंसुलिन की अगर रेजिस्टेंस होगी ना, मतलब इंसुलिन प्रेजेंट है लेकिन वो रेजिस्टेंस है जो टाइप 2 डायबिटीज में होती है, तो तब हमारे पास उसकी वजह से हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज पे थोड़ा सा कम, मतलब कुछ ना कुछ असर रहता है इंसुलिन का, क्योंकि इंसुलिन है तो सही ना, इंसुलिन अंदर नहीं आ पा रही सही से, लेकिन इंसुलिन की प्रेजेंस की वजह से हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज थोड़ा बहुत मतलब उस पर असर रहता है, वो थोड़ा बहुत इनहिबिटेड रहता है, फ्री फैटी एसिड्स उतने एक्सेस में ब्लड में नहीं जाते। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज होती है उसमें वो प्रॉब्लम ये होती है कि इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं होती। अब बिल्कुल एक चीज नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को तो देखने वाला कोई है ही नहीं ना, तो ये तो खुला खुला जो है वो फ्री फैटी एसिड सिंथेसाइज करता है, ब्लड में उनके लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक हो गया? तो हमारे पास ना ये बात आपने याद रखनी है कि जब टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1, ठीक है, जिसमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं है, उसमें फ्री फैटी एसिड बहुत ज्यादा सिंथेसाइज होने लग जाते हैं। लेकिन जो आपकी टाइप 2 डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन एटलीस्ट थोड़ी बहुत क्या होती तो है, शुरू में तो काफी सारी होती है और बाद में भी रहती है, उसमें ये प्रॉब्लम है कि रेजिस्टेंस है, इसलिए फ्री फैटी एसिड्स उतने ज्यादा नहीं बन रहे होते। तो ये दोनों में डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब मैं बात करी थी पोलीफेजिया पोलीडिप्सिया कैसे हो रहे हैं। तो बेसिकली
तो बेसिकली मैं आपसे बात करी थी कि हमारे पास जो है वो जाहिर है जब भी कुछ भी केस होगा, चाहे इंसुलिन है चाहे वो रेजिस्टेंट है, इन एनी केस ग्लूकोज तो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। जब ग्लूकोज ब्लड में बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो वो बहुत ज्यादा किडनीज के पास जाएगा। जाहिर सी बात है, ब्लड में जो चीज ज्यादा होगी, किडनीज ने फिल्टर करना है सब कुछ, तो किडनीज के पास वो ज्यादा आएगी। अब किडनीज एक हद तक ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर वो लिमिट से बहुत ज्यादा क्रॉस करेगा तो किडनी उसे रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकती। जब किडनी रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी तो वो सारा ग्लूकोज यूरिन में एक्सक्रीट होगा। अब वो होता है जब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जब यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा आ जाएगा, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, तो बॉडी देखेगी कि यार इतना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन तो एक्सक्रीट करना मुश्किल है, तो पानी भी यूरिन में ऐड हो जाएगा, वाटर ऐड हो जाएगा। जब वाटर भी यूरिन में ज्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा, ग्लूकोज भी ज्यादा हो जाएगा, और ग्लूकोज मुसलसल हाई है, बॉडी की मुसलसल हाई है, तो बार बार ग्लूकोज यूरिन में ज्यादा जाएगा, बार बार पानी ज्यादा जाएगा, तो पेशेंट को पोली यूरिया होगा। वो कंप्लेन करेगा मुझे बहुत ज्यादा यूरिन आता है, ठीक हो गया। इस वजह से, क्योंकि उसका ग्लूकोज बहुत ज्यादा था बॉडी में, वो बहुत ज्यादा किडनीज जो है वो उसे कर रही थी, एक्सक्रीट कर रही थी, क्योंकि वो सारा का सारा रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती थी, वाटर उसको बैलेंस करने के लिए चला जाता था, तो पोलीयूरिया होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक पेशेंट है जिसकी बॉडी में ग्लूकोज तो एक खराबी की वजह से ज्यादा था, जो किडनीज के निकल रहे, किडनी से निकल रहे, लेकिन पानी की तो कोई खराबी नहीं थी ना, पानी तो बिला वजह साथ जाता जा रहा है, तो जाहिर सी पेशेंट बात है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन फील होगी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जब यूरिन आएगा तो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत भी पड़ेगी, तो डिहाइड्रेशन की वजह से उसे पोलीडिप्सिया होगा, उसे प्यास भी बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कि इंसुलिन वाज एन एनाबॉलिक हार्मोन, जो चीजों को सिंथेसाइज करता है। अब जब इंसुलिन अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा, एनाबॉलिज्म नहीं कर पा रहा, तो चीजों की कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हुई हुई है। कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हुई हुई है, तो एनर्जी जो हमारे पास वैसे स्टोर्ड होती है, मतलब जाहिर सी बात है पहले इंसुलिन का काम था कि प्रोटीन स्टोर होती थी, उसकी वजह से मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होती थी, मसल में ग्लाइकोजन स्टोर होती थी, लिवर में, सारे स्टोरेज खत्म हो रहे हैं। जब स्टोरेज एरियाज खत्म होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी में एनर्जी बैलेंस नेगेटिव साइड पे चला गया, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो गया, और ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बॉडी में भूख भी मजीद लगवाते हैं, तो पेशेंट को पोलीफेजिया भी होता है, उसे भूख ज्यादा लगती है, हालांकि वो खा भी ज्यादा रहा होता है, फिर भी उसका ग्लूकोज लेवल भी ज्यादा होता है, फिर भी उसे भूख बहुत लगती है, क्योंकि एनर्जी नहीं होती, कहीं पर स्टोर नहीं हो रहा होता। यहाँ पर बात खत्म करते हैं, बाकी अगले पार्ट में करेंगे, फिर किसी कोई मसला हो कैन आस्क मी। थैंक यू।